हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 50 टॉपिक या कह सकते हो 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आप सामाजिक विज्ञान का याद कर लोगे तो आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और आज मैं केवल 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाला हूं। उसमें आपके ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सभी प्रश्न हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है आज तक का सामाजिक विज्ञान सा। तो आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और हम आप लोगों को सब कुछ समझाने वाले हैं। पूरा जो आपका 50 का 50 प्रश्न है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। और सब कुछ मैं आज आपको समझाने वाला हूं। ये 70 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां से आप अपना एक टारगेट बनाओ कि हमें 90% लाना है सामाजिक विज्ञान में। फिर आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि जब आपका टारगेट बड़ा होगा तो उस हिसाब से आपकी स्टडी भी बहुत ज्यादा तेजी से होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सारे प्रश्न को। तो यहां पहला प्रश्न आप लोग देखो क्या लिखा हुआ है। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, फिर हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है, या हुआ था, या वह देश है जहां से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। तो यहां आपके ऑप्शन ए यानी कि का है जर्मनी, खा है इटली, गा है फ्रांस, घा है इंग्लैंड। तो आप लोग बताओ फटाक से कि जो आपका राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा फ्रांस, यानी कि जो राष्ट्रवाद है इसका प्रारंभ फ्रांस से हुआ है। किस देश से हुआ है? फ्रांस देश से। समझ में आया पहला प्रश्न? कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसमें जितने भी हैं सारे VIMP हैं, आपकी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, 100% आएगा भी अब की बार। तो यहां देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, यानी कि जो असहयोग आंदोलन है उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या था। असहयोग आंदोलन का नाम आपने सुना होगा। तो यहां आपका का ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, खा ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, गा ऑप्शन है प्रथम विश्व एंड घा ऑप्शन है कोई नहीं। तो ये तो है नहीं कि इसमें से कोई एक है जो असहयोग आंदोलन का सबसे मेन रीजन था, बड़ा कारण था। तो वो है बच्चा पार्टी खिलाफत आंदोलन। जो खिलाफत आंदोलन था ये असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा कारण था। रॉलेट एक्ट तो एक कानून है, ये एक बहुत बड़ा विश्व युद्ध हुआ था, तो इसीलिए ये सब नहीं है। जो आपका करेक्ट आंसर है वो है खिलाफत आंदोलन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। अब आप लोग इसका सही आंसर बताओ, ठीक है। वैसे आपके पास ऑप्शन है का वाशिंगटन, खा है न्यूयॉर्क, गा है जिनेवा एंड घा है ऑस्ट्रिया। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ये सब आपके गलत हैं, ठीक है। तो यहां से जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। याद रखना, हमेशा आप लोग याद रखना। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय योग्य साधन नहीं है। इसमें से आपको बताना है कौन सी ऐसी साधन है जो नवीकरणीय योग्य नहीं है। नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य दो चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। नवीकरणीय जो ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग बार बार उत्पन्न कर सकते हैं, और अनवीकरणीय जो होते हैं उन्हें हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आपका इतना आपके पास ऑप्शन है, का है पवन ऊर्जा, खा है जल, गा है जीवाश्म ईंधन, घा है आपका वन। तो आप बताओ कौन सा अनवीकरणीय साधन है, यानी कि नवीकरणीय योग अगर नहीं है तो वो अनवीकरणीय योग ही होगा। तो वो है बच्चा पार्टी जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन इसलिए है क्योंकि इसे उत्पन्न करने में 100 साल या फिर हजारों साल लग जाते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको नोट करना है, नोट्स बनाना है, क्योंकि आपको ये 50 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रश्न यार तैयार करके जाना है। फिर आप देखो सामाजिक विज्ञान आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि जो आप लोगों का है कि चिपको आंदोलन संबंधित है, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा चिपको आंदोलन, नाम सुना होगा। तो चिपको आंदोलन इसमें से किससे संबंधित है। देखो चिपको आंदोलन एक आंदोलन था जो कि वन यानी कि पेड़ पौधे लगे हुए थे, तो उसमें आदमी चिपक जाते थे। जब कोई काटने के लिए आता था तो उसमें आदमी चिपक जाते थे। तो ये मृदा से नहीं चिपकते थे, जल से भी नहीं चिपकते थे, वन से, यानी कि वन से चिपकते थे, यानी कि पेड़ पौधों से, यानी कि वृक्षों से। जो पेड़ पौधे उन्हें रोका जाता था काटने के लिए, तो यही आपका वन संरक्षण से संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप याद कर लेना। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 6 नंबर क्वेश्चन आप देखो और बताओ जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से कौन सी रबी फसल है, यानी कि का ऑप्शन है चावल, खा ऑप्शन है मोटे अनाज, गा ऑप्शन है चना या काला चना, एंड आपका घा ऑप्शन है कपास। तो इसमें से आपका कौन सा सही है आप लोग जानते होंगे। जो आपका है वो आपका सही आंसर कौन सा है, रबी फसल। नाम सुनो, रबी फसल एक खरीफ फसल होता है, एक रबी फसल होता है। तो आपको दोनों में से नहीं बताना है, हमें केवल रबी फसल बताना है। तो यहां से जो चना है यानी कि काला चना, यही आपका रबी फसल है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आई होप कि आपको पता रहा होगा पहले से ही, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़ाए गए हैं। तो फिर आप लोग जरूर याद कर लेना सारे क्वेश्चंस, ठीक है। वीडियो को लाइक करते चलना, सारे क्वेश्चंस आप फटाफट देख लोगे। अभी यहाँ देखो झारखंड में जो कोडरमा अगर आ जाए तो आपको अभी बताता हूँ, निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। का है बॉक्साइट, खा है अर्वरक, गा है लौह अयस्क, घा है तांबा। तो इसमें से आपका कौन सा सही आंसर होगा। देखो जो आपका कोडरमा है वो जो होता है ना, वो किसके लिए अग्रणी माना गया है, वो है, मैं आपको बता दूं, वो है आपका अर्वरक के लिए। किसके लिए, अर्वरक के लिए। तो याद हो जाएगा ना, अर्वरक के लिए, ठीक है। जो कोडरमा है वो अर्वरक खनिज का अग्रणी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है, यानी कि यहाँ आपकी 4 ऑप्शन है, इसमें से बताओ कौन सा भारत में सबसे प्रमुख साधन माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण साधन है जिससे लोग ज्यादा सवारी करते हैं। का पाइपलाइन, नो ये तो नहीं हो सकता। देखो सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, ये तीनों में से बच्चे डिसमिस हो जाते हैं। कौन सा हो सकता है, देखो अगर आप सोचो, अगर आप एक दिन में या फिर एक महीने में 100 बार सवारी करते हो तो बताओ आप सबसे ज्यादा सड़क परिवहन से करते हो, रेल परिवहन या वायु परिवहन। तो आई होप कि सभी लोग सड़क परिवहन से ज्यादा करते हैं, तो सड़क परिवहन सही होगा। क्योंकि रेल परिवहन, अगर वायु परिवहन की बात की जाए तो अभी हमने सवारी नहीं की वायु परिवहन की, ठीक है, केवल मैं सड़क परिवहन और रेल परिवहन से ही किया हूं। तो इसीलिए ये आपका सड़क परिवहन ज्यादा सही है। अगला देखो, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी कि निम्न में से आपको बताना है किस राज्य की सबसे ज्यादा आय है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। तो ऑप्शन आपके पास आ चुके हैं, का है हरियाणा, खा है बिहार, गा है राजस्थान, घा है मेघालय। तो जल्दी से बताओ आपका कौन सा सही आंसर हो सकता है। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो यहाँ आपका कौन सा सही आंसर होगा। तो इसमें आपका सबसे करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा, हरियाणवी, ठीक है। यानी कि हरियाणा जो है आपका, इसका सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है। ओके, प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से उत्पादन का साधन है। का है पूंजी, खा है लाभ, गा है सेवाएं, घा है कर। देखो अगर बात की जाए जो उत्पादन का एक साधन है, तो इसमें से देखो आपके देखो पूंजी आपका एक उत्पादन का साधन है। लोग सोचते हैं लाभ, जब तक आप पूंजी नहीं लगाओगे तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। सेवाएं से कुछ नहीं होगा, कर से भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से आपको मैंने 10 सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी कि VVIMP क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बता दिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आपका प्रश्नों का पूरा लाइन टू लाइन स्टार्ट करने वाले हैं, जितने भी आपके प्रश्न हैं, ठीक है। तो अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। अब मैं आपको इसी में जो आपका पूरे बुक का, यानी कि जो आपके पूरे सामाजिक विज्ञान के बुक का, मैंने कम से कम 10 टाइप का बुक खोला था और उसमें से, ठीक है, जितना भी मेरे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसी को मैंने नोट किया है। और आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को याद करके जाना, बोर्ड एग्जाम में आपको याद करके जाना है, आपको लापरवाही नहीं करना है, आपको याद करके ही जाना है। तो हम लोग देखेंगे एक एक प्रश्न जो कि स्टेप बाय स्टेप, और आप लोग इन सब का आंसर लिख कर याद करना। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करना। और मैंने ऑलरेडी इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ाया हुआ है, आप लोग हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो देखते आ रहे हैं, तो आप इन 70 नंबर को पक्का कर सकते हो सामाजिक विज्ञान में। पहला प्रश्न, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, इनके 2 कारण लिखिए। अभी बहुत जल्दी ही पढ़ाया गया है, अभी अगले बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया था। तो ये पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सभी हैं, और आपको ये जितने प्रश्न बताया जा रहा है इसको तैयार करके ही जाना है। तो ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण भी देना है। अगला क्वेश्चन आप देखो, यहां दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था, यानी कि जो संस्कृति है उसका क्या योगदान था, यानी कि यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास में जो संस्कृति है उसका क्या योगदान है, क्या योगदान था। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद करके ही जाना कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। जो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ
और कैसे हुआ। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण आपसे पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्नों में। जर्मनी के एकीकरण की संक्षिप्त विवरण दीजिए, ये हो सकता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, कब और कैसे बताना है बस। तो जर्मनी का एकीकरण आपको अच्छे से संक्षिप्त में विवरण करना है, वो आपको दिया जा रहा है, अगले अभी आपको दिया जाएगा आगे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस की क्रांति के कारण की विवेचना कीजिए। यानी कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके कौन कौन से कारण थे, आपको कारण की बात करनी है कि कौन कौन से मेन रीजन थे जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई। तो आपको जितने भी कारण पता है फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड, वो सारे कारण आप यहाँ लिख दो, फिर आपको फुल मार्क दिया जाएगा। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 है कि इटली का एकीकरण कब और कैसे हुआ। भैया ये 7 मार्क में पूछा जाता है, और मैंने देखा है खुद ब खुद बोर्ड एग्जाम के पेपर में और आपके कई सारे गाइड्स में, कई सारे बुक में। तो आप लोग यार इटली का एकीकरण तैयार कर लेना, आपको जल्द ही वीडियो मिलने वाला है इस टॉपिक पर। तो आप लोग इटली का एकीकरण कब और कैसे हुआ ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, इटली का एकीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है रॉलेट एक्ट क्या था और उसका विरोध कैसे किया गया और परिणाम क्या हुआ। यहां आपको रॉलेट एक्ट मैंने अभी जल्द ही पढ़ाया है। रॉलेट एक्ट एक कानून था, ठीक है, जिस पर क्या होता था, बिना मुकदमा चलाए भारतीयों को 2 साल के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो यहां से रॉलेट एक्ट एक कानून था और उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम था, यहां से 6 टॉपिक मैंने बता दिया। ठीक है, 6 प्रश्न और अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, पूरे समाज विज्ञान के बुक का प्रश्न है, आप लोग इतना तैयार करके ही जाना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड याद होगा जो अमृतसर में 1919 ईस्वी में हुआ था, उसका आपको संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। आपको वर्णन करना है अच्छे से और आपको ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर के दिल को छू जाए और आपको फुल मार्क देने के लिए मजबूर हो जाए। मेन पॉइंट आपको ऊपर लिखो, जो उसके मेन पॉइंट्स है, कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, ये सारी चीजें अगर आप ऊपर लिख दो तो एग्जामिनर 2 ही लाइन पढ़ेगा तो आपको फुल मार्क दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नमक सत्याग्रह आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण कीजिए। यानी कि जो नमक सत्याग्रह आंदोलन है वो क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका आपको संक्षिप्त वर्णन करना है, विवरण कीजिए यानी कि कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। सारे क्वेश्चन याद करके जाना, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप याद करके ही जाना और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं उतना याद करके जाना, फिर आप लोग देखना चमत्कार, पूरा नंबर आप गेन कर लोगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था। रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था अभी आपको जल्द ही पढ़ाया गया, चैप्टर्स में भी पढ़ाया गया। रेशम मार्ग देखो, रेशम मार्ग से रेशम का भी व्यापार किया जाता था और एक देश से दूसरे देश का भी व्यापार किया जाता था, तो इसीलिए इसका नाम रेशम मार्ग पड़ा था। और यहां आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है कि अमेरिका की खोज से दुनिया में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करो। यानी कि जब अमेरिका की खोज हुई तो अमेरिका की खोज से दुनिया में होने वाले परिवर्तन का वर्णन करो। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। ठीक है, अमेरिका की खोज किसने की थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर मैं आपको अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास के से 2 उदाहरण दीजिए। यानी कि आपको खाद्य उपलब्धता पर तकनीक पर आपको 2 उदाहरण देना है इतिहास के। तो यहां से आपके 11 नंबर क्वेश्चन तक हो चुके हैं। अभी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि पूरे बुक का, अगर पूरे बुक का हमें भाई क्वेश्चन बताना है पूरे बुक का, तो भाई आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो हाँ, मैं आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो VIMP क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे 100% जो आएंगे, उसी को मैंने सेलेक्ट किया है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने देख लिया है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ देखो, वन मृदा की 2 विशेषता लिखिए। यानी कि जो वन मृदा होती है उसकी आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। वन मृदा, आपको बहुत सारी मृदाएं पढ़ाई गई है, जलोढ़ मृदा, वन मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, ठीक है, एंड मरुस्थलीय मृदा, बहुत सारी भारत में मृदाएं पाई जाती हैं, जो कि बहुत बार बताया गया है, दोबारा बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 कि जैव तथा अजैव संसाधन क्या होता है, कुछ उदाहरण दीजिए। यानी कि जो जैव तथा अजैव संसाधन है, जैव संसाधन जिसमें जीवन यापन होता है, जिसमें जीव होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, हम लोग, ठीक है, और अजैव संसाधन जिसमें जीवन यापन नहीं होता। देखो भाई, ऐसे मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस पढ़ाए गए हैं, तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन जरूर तैयार कर लेना, आपको उसका उदाहरण भी तैयार कर लेना है। ये है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, इन दोनों में क्या अंतर है।
ये एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? देखो, नवीकरणीय और अनवीकरणीय आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया और आप लोग तैयार करके ही जाना। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताना, आप लोगों को उसका सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। ओके। 15 नंबर प्रश्न है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, रोकने के उपायों का वर्णन करो। यानी कि जो मृदा अपरदन है, मृदा अपरदन कैसे हो रहा है और उसके कैसे रोका जा सकता है मृदा अपरदन को। तो मृदा अपरदन कई प्रकार से हो रहा है, जैसे अगर पानी का बहाव तेज है तो भी मृदा अपरदन हो रहा है, अगर गाय या पशु घास को चरते हैं तो भी मृदा अपरदन होता है, अगर वृक्ष को काटा जाता है तो भी मृदा अपरदन होता है। यहाँ से बहुत सारे हैं और आपको इसको रोकने का उपाय बताना है। तो हमने अभी जल्दी पढ़ाया है, देख लेना। सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं कई बार, इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि देख लेना। यह क्वेश्चन नंबर 16 है कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्वता का वर्णन करो। यानी कि जो जैव विविधता होता है वो क्या होता है और मानव जीवन में इनकी क्या महत्व है, क्या महत्वता है, वर्णन करो। यह आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जल के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई है। यानी कि जो जल है, जल के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई है। 2025 तक कुछ भविष्यवाणी की गई है जो आपके बुक में दिया गया है, शायद 2025 का भविष्यवाणी है और ये आपका भविष्यवाणी की गई है, बहुत छोटा सा है तो वो आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से होने वाले लाभ का वर्णन करो। यानी कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से होने वाले लाभों का वर्णन करो। कई बार आपको पढ़ाया गया, अभी लॉन्ग में मैंने जल्दी पढ़ाया जब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा था, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, और उसका आंसर भी बताया गया। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की 4 रबी फसल और 4 खरीफ फसल के नाम लिखो। यानी कि 4 रबी फसल जो आपके रबी फसल होते हैं, 4 खरीफ फसल जो आपकी खरीफ फसलें होती हैं, उन दोनों का नाम लिखना है। तो यहाँ आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। और 20 नंबर आपकी क्वेश्चन है कि कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। जो कृषि है, कृषि की आपको 3 विशेषताएं लिखनी है, जो आपकी कृषि की 3 विशेषताएं। तो कृषि की 3 अच्छी विशेषताएं लिख देना। बहुत सारी विशेषताएं हैं, आपको पढ़ाया गया है। कृषि की 3 समस्याएं लिखो। बहुत सारी समस्याएं, कृषि की 3 समस्याएं, लाइक छोटा खेत होना, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। लोग काम तो उतना ही करते हैं जितना 10 बीघा में करना है, उसी का 1 बीघा अगर खेत है तो भाई ये भी एक बड़ी समस्या है। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हैं, वो भी याद कर लेना। यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि बायोगैस कैसे उत्पन्न करते हैं। जो बायोगैस है उसे कैसे उत्पन्न करते हैं या कैसे बनाते हैं। यहाँ 23 नंबर रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। यानी कि जो रोपण कृषि होती है, यहाँ आपको मैंने अभी बताया था कि रबी फसल एंड खरीफ फसल, ठीक है, ये बताया गया। लेकिन यहाँ रोपण कृषि की आपकी 2 विशेषताएं लिखना है। 2 विशेषताएं, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं याद रखना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आ चुका है। देखो सारे क्वेश्चन आप याद करके जाना। खनिज क्या है, उदाहरण भी दीजिए। यानी कि जो आपका खनिज होता है वो क्या होता है, उदाहरण देकर आपको अच्छे से समझाना है। अब खनिज के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, आप क्लास 10 साइंस में भी खनिज, अयस्क या फिर गैंग, इन सब के बारे में पढ़े होंगे और यहाँ से आपको खनिज के बारे में यहाँ से भी पढ़ना है। तो आप लोग जरूर तैयार कर लेना खनिज के बारे में। धातु, अधातु, धात्विक ठोस इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है। अधात्विक ठोस क्या है, इसमें पूछा जाता है सामाजिक विज्ञान में, तो वो भी तैयार कर लेना। 25 नंबर क्वेश्चन है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन होते हैं यहां से, और जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन होते हैं, इन दोनों के बारे में आपको तैयार करना है। आखिर ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन होते हैं, और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लेना होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो भारत में लौह अयस्क का वितरण हो रहा है और उसका आपको प्रकाश डालना है। ये लॉन्ग में कभी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहां से आपको तैयार कर लेना चाहिए कि भारत में जो लौह अयस्क के वितरण पर आपको प्रकाश डालना है। आपको थोड़े पॉइंट्स लिखो, फिर आप इसका उत्तर लिख दो। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन के 3 गुण लिखो। यानी कि जो सड़क परिवहन है उनके 3 गुण, यानी कि 3 गुण को आपको बताना है कि सड़क परिवहन के 3 मुख्य यानी कि मेन गुण आपको बताना है, जो उनके मतलब अच्छाई हैं। क्वेश्चन नंबर भैया अगला है 28, भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्त पूरक और नैतिक कारण लिखिए दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं थोड़ा कम ही, लेकिन याद कर लेना।
अगला है देखो 29 नंबर क्वेश्चन, समवर्ती सूची क्या है, 4 विषय लिखिए। अभी जल्दी बताया गया है जो समवर्ती सूची है वो क्या है, और इसके 4 विषय भी बताए गए हैं। इनमें 4 विषय भी बहुत मेन बताए गए हैं, जो कि शिक्षा भी इसमें शामिल है। आई होप 4 विषय हैं जो कि मैंने बताया है जल्द ही। क्वेश्चन नंबर 30 है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो संघवाद है वो क्या है और इनकी प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। और मैं आपको बता दूं, बच्चे कहते हैं सर सामाजिक विज्ञान याद कैसे करें, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी क्लियर कराता हूँ, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स भी बता देता हूँ। देखो सामाजिक विज्ञान याद करने से नहीं याद होगा, क्योंकि इसके लॉन्ग क्वेश्चंस काफी लॉन्ग होते हैं। ठीक है, आपको 30 से 40 रुपए की कॉपी लाना है, सुंदर सी सफेद वाली। ठीक है, हैंड राइटिंग आपको विशेष है, आपको अच्छा सा ब्लैक ब्लू पेन लाना है, और जितना क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है उनको आपको नोट करना है। पहले क्वेश्चन जितना बताया जा रहा है और उसमें आप सॉल्व करो। जो क्वेश्चन ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, सर 29 नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, सर 13 नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, सर 14 नंबर नहीं आया, फिर मैं उसका आंसर प्रोवाइड करूंगा। लेकिन आप सबसे पहले इन सारे क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। बुक लो, बुक से अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा। आप गाइड भी ले सकते हो, तो आप उससे सॉल्व करो। लिख लिख कर सॉल्व करना है, याद नहीं करना, लिख लिख कर। फिर आप ना आए जो समझ में वो कमेंट करना। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कराना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 31 नंबर क्वेश्चन, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। जो भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का अस्तित्व क्या है या स्थिति क्या है। ओके, देखो 32 नंबर प्रश्न कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 कारण लिखिए। यानी कि जो सांप्रदायिकता है वो लोकतंत्र के लिए घातक है। ये तो कहा गया कि घातक है, लेकिन ये कैसे घातक है, इसका 2 कारण भी बताओ। पहले आप बताओ कि कैसे घातक है, इसका 2 मेन रीजन, जो 2 मुख्य कारण है वो भी बताना है। आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करो। जो लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियां हैं, देखो कोई भी है उसके सम्मुख चुनौतियां होती हैं, तो उसका आपको वर्णन करना है। यहां आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। जो प्रति व्यक्ति आय है उससे आप क्या समझते हो। प्रति व्यक्ति आय जैसे किसी देश की कुल आय जो होती है, कुल आय में अगर आप जनसंख्या से भाग दे दोगे तो आपका प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। लेकिन यहां कहने का अर्थ है एक व्यक्तियों का आय। तो अगर देश की कुल जितनी आपका आय है ऊपर लिख दो, नीचे आप जितनी जनसंख्या उतना लिख दो। तो जनसंख्या से अगर आप आय में भाग देगो तो एक एक लोगों की आय निकल आएगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 35 नंबर है, धार्मिकता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जो धार्मिकता का विषय है, धार्मिकता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। ओके, 36 नंबर प्रश्न है कि मौसमी बेरोजगारी क्या है। जो मौसमी बेरोजगारी क्या है, देखो मौसमी बेरोजगारी जैसे मौसम पर, जैसे कोई काम कर रहा है, मतलब खेती कर रहा है, आम का खेती कर रहा है। ठीक है, आम का भैया यहाँ बगीचा लगा हुआ है, तो वो उसी से रोजगार आता है। जैसे आम बेचता है, लगाता है, उसी से रोजगार है। तो अगर ये मौसम के अकॉर्डिंग आता है, आम मौसम के अकॉर्डिंग, तो मौसम जब आम का रहेगा तो उसको रोजगार मिलेगा, फिर जब खत्म हो जाएगा तो वो बेरोजगार हो जाएगा। ऐसे होता है मौसमी बेरोजगारी, कि जब मौसम रहेगा तो वो रोजगार रहेगा चाहे जिस चीज का करे, और जब मौसम खत्म तो वो बेरोजगार हो जाएगा। अगला देखो 37 नंबर प्रश्न कि खुली बेरोजगारी तथा गुप्त बेरोजगारी से आप क्या समझते हो। जो खुली बेरोजगारी होती है और गुप्त बेरोजगारी, यहाँ वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो। ये भैया 1 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी 4 नंबर में आ जाता है। तो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो। यहाँ तक आपका 38 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट था कि आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे, और आपने रिक्वेस्ट किया था कि वीडियो लास्ट तक देखेंगे, तो आपको लास्ट तक देखना ही है। और आप लोगों को मैं बता दूं, सब कुछ इसी में बताऊंगा। 39 नंबर क्वेश्चन, भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताएं लिखिए। जो भारत में विदेशी व्यापार हैं उनकी 3 विशेषताएं लिखनी है। और 40 नंबर प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इनके विकास के बारे में पता लगाइए। यानी कि भारत में जो उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किस कारण से हुई या किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाइए। तो यहां तक आपको मैंने 10 ऑब्जेक्टिव एंड 40 आपका लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, अतिलघुत्तरीय प्रश्न यानी कि 50 प्रश्न बता दिया। और अगर आप इन 50 प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो आपका सामाजिक विज्ञान का बहुत सारा नंबर पक्का हो जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर इसका कोई भी क्वेश्चन का आंसर फंस रहा है तो कमेंट करना, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके,
तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है तो कमेंट करना, मैं उसका आंसर बताऊंगा। और मुझे इस वीडियो पर कम से कम 3000 लाइक्स चाहिए। आप लोग इस वीडियो को जल्दी से 3000 लाइक्स तक पहुंचा दो और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो कि इतना आपको प्रश्न तैयार करना है समाज विज्ञान में टॉप पर बनने के लिए, समाज विज्ञान में अच्छा नंबर लाने के लिए। तो ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने गेस्ट के साथ, अपने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मैंने कहा है 3000 लाइक तक पहुंचा दो। जो भी स्टूडेंट देखे इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दे, फिर मैं आपको ऐसा ही और सब्जेक्ट का भी वीडियो लाऊंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन हो सके। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, इसे नोट्स बना लेना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।